हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको पता है कि आपके जो एग्जाम्स है वो नजदीक आ रहे हैं, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपकी सिलेबस को रिवाइज कराने वाला हूं और मैं उन सारे सवालों का, मैं उन सारे टॉपिक्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा जिनमें आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद से आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो ये आपकी रिवीजन क्लास है और आपको पता है कि रिवीजन क्लास में मैं आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। जो आपके टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा वो सीधे सीधे टॉपिक के बारे में टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे। किसी भी तरह की इधर उधर की बातें हम लोग नहीं करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और लेक्चर सुनने के बाद जितने भी सवाल होंगे आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए, मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं आपके लिए रिवीजन के लिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। क्या होता है हेरिडिटी और इवोल्यूशन? हेरिडिटी एंड क्या पढ़ना है इसमें, आपको यह समझना है पहले। हेरिडिटी और एवोल्यूशन का मतलब मैं बता दूं पहले। इन दो टर्मों का मतलब बता दें, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। हेरिडिटी मीन्स, आपको पता है कि मां बाप के जो कैरेक्टर होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हमारे जो कैरेक्टर हैं मेरे मां बाप से मिलते हैं। हाई बात समझ में आपको? यानी कि मैं कह रहा हूं आपको कि क्या होता है कि कई सारे कैरेक्टर हमारे मां बाप से मिलते हैं। आप खुद ही इमेजिन कीजिएगा कि आपके बिहेव, आपका फिजिकल स्टैचर, आपका आउटलुक कहीं आपके मम्मी से तो नहीं मिल रहा है, आपके पापा से तो नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल मिलता है, भले ही हूबहू नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत जरूर मिलता है। तो ये मिलने का जो काम है ना, पापा से कैरेक्टर मेरे में आए, मेरे में से हो सकता है मेरे ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। तो ये हेरिडिटी हुआ कि कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होना क्या है? हेरिडिटी है। ठीक है। और दूसरी बात समझो, एवोल्यूशन का भी मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। इवोल्यूशन का मतलब होता है, देखो तुमको पता है कि भगवान ने एक ही बार आ करके पूरी सृष्टि को नहीं बना दिया। आज जैसा दिख रहा है वैसा तो नहीं बनाया, उसने दूसरे किस्म का बनाया था। पहले उसने छोटे मोटे जीवों को बनाया, उन छोटे मोटे जीवों से हम आज बड़े हो गए हैं, उन्हीं का डेवलपमेंट हुआ धीरे 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 धीरे, और आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं। अरे लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो देखो ना, जैसे अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा जो है कितना सिंपल है, यूनिसेलुलर है, लेकिन हम लोग तो मल्टी सेलुलर है भाई, हम लोग उससे डेवलप हुए हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये इवोल्यूशन है। ठीक है। तो अब दोनों चीजों का मतलब समझ में आ गया आपको, हेरिडिटी और एवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग विस्तार से इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और तुम लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, है ना। अपना ध्यान इधर उधर डाइवर्ट मत होने देना, और जितना ध्यान से सुनोगे मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार सुनने के बाद से एग्जाम में पूरी तरह से लिख लोगे। ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं, हेरिडिटी क्या है, कई सारे टर्म्स मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को।
हेरिडिटी क्या होता है पहले तो ये समझो। हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की मैं बात करूं, एक बार मैं भी देख लूं कैमरा मेरा ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। हेरिडिटी ठीक है। और मुझे लगता है थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, तो जस्ट ए मिनट वेट। हाँ, नाउ दिस इज करेक्ट। ठीक है। हेरिडिटी, हेरिडिटी की बात देखो तो क्या होता है, तो हेरिडिटी में देखो मैं लिखता भी हूं, ए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। मैं लिख भी देता हूं, तुम लोग लिख भी सकते हो। ए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर को एक बात सुन लो भाई, हम लोग ट्रैट भी कहते हैं, ट्रैट फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट्स लिख दो मैं, टू ऑफस्प्रिंग। समझो तो ये क्या लिखा है मैंने, कह रहा है कि ए ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। मतलब क्या हुआ, किसी के पापा की लंबाई ज्यादा है, उसके बच्चे की भी लंबाई ज्यादा होने की चांस है। क्या मतलब, यानी कि पापा का कैरेक्टर जा रहा है ना भाई। दूसरी बात देखो, किसी की मम्मी के कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर, ठीक है ना, भेड़ की तरह बाल है, तो वो क्या है, वो कैरेक्टर बच्चों में भी जा रहा है। यही तो हेरिडिटी है, यही हेरिडिटी है। किसी की मम्मी की ब्राउन आईज है, आंखें भूरी भूरी है, वो क्या हुआ, उसके बच्चों में चला गया, उसके बच्चों की भी आंखें भूरी है। तो मतलब क्या समझ में आया आपको, मतलब ये सीधा सीधा समझना है कि ये जो माँ बाप से कैरेक्टर हमारे अंदर आ रहे हैं ना भाई, यही तो हेरिडिटी है। ठीक है, यही हेरिडिटी है। अब देखो, रुको, हेरिडिटी के बारे में तुम लोगों ने समझ लिया। एक टर्म और भी दिया है, वेरिएशन, इसके बारे में समझो तो। हेरिडिटी मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा पूरा समझ में आया होगा। वेरिएशन, तो वेरिएशन क्या होता है भाई, मेरी बात सुनो तो, ये वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशंस का मतलब होता है, मैं तुम्हें बताओ, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स एमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। मैं पहले लिख लेता हूं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम लिखते भी रहोगे। द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स among, एक मिनट मैं फिर से लिखता हूं, देखिए, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स को आपको पता है क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोल सकते हैं, ट्रेड्स
among the individuals, among the individuals of the same species is variations। समझो भाई, मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने पूरा जितना समझाना था उतना लिख दिया है, एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं। देखो, कह रहा है कि द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स among the individuals of the same species, यदि कोई सेम स्पीसीज का हो, यानी कि मैं हूं और मेरे जो स्टूडेंट है सामने वाले वो मेरी बिरादरी के हैं, है ना। मेरी बिरादरी का मतलब क्या हुआ, बिरादरी वाला कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। अरे गाय भैंस जो है वो मेरी बिरादरी की नहीं है, कुत्ते बिल्लियां मेरी बिरादरी की नहीं है ना। लेकिन ह्यूमन बीइंग है तो पक्का मेरी बिरादरी का है, ठीक है। और बिरादरी वाला जो तुम लोग वो कंसेप्ट समझते हो वो गलत है, ठीक है। बिरादरी का मतलब, स्पीसीज का मतलब होता है कि जिनके कैरेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं। क्या मेरे कान 2 हैं तो तुम्हारे कान 3 है क्या, ठीक है। तो यानी कि हम लोग सेम स्पीसीज के हुए, बताओ। यानी कि सारे ह्यूमंस बीइंग वो सेम स्पीसीज के हैं भाई, ठीक है। सारी गाय एक ही बिरादरी की है। अब ये मत कहना कि एक जर्सी, एक देसी, एक साहीवाल है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। सारे ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग्स फ्रॉम द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज की है। लेकिन एक बात बताओ, मेरे जैसा तुमने आदमी देखा है क्या इस धरती पे? पूरी धरती घूम के आ जाओगे, परिक्रमा करके आ जाओगे गणेश भगवान की तरह, मेरे जैसा कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? फिर मैंने तुम्हारे जैसा किसी को नहीं देखा है, तुम्हारे जैसा भी मैंने किसी को नहीं देखा है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो एक ही है, वो दूसरे से मैच नहीं करता है, केवल कुछ ट्विन्स ही मैच करते हैं, है ना। केवल जो ट्विन्स है, कई बार ट्विन्स जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। मेरे 2 दोस्त हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे तो कई बार कंफ्यूजन इस बात से हो जाता है कि ये कौन है, दोनों में से यदि कोई सामने आ जाए अचानक से तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा भी। अब देखो, तो केवल क्या होता है कि उन जो ट्विन्स के केस में ऐसा होता है कि 2 लोग एक जैसे हैं, नहीं तो दुनिया में क्या होता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो एक जैसा हो। क्या हुआ मतलब समझो, यानी कि सारे लोग एक दूसरे से डिफर हैं, यही तो वेरिएशन है भाई। क्या समझा, यही वेरिएशंस है। और मैंने लिख भी दिया है कि एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं वही तो वेरिएशंस है ना। और तुम्हारी बुक में इसका बड़ा ही अच्छा एग्जांपल दिया है ना। मैं तुम्हें बताता हूं, ह्यूमन हाइट की एग्जांपल दिया है, मैं दिखाता हूं तुम्हें। ह्यूमन हाइट की बात करता हूं, मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, एग्जांपल बताता हूं। तो ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट की देखो, ह्यूमन हाइट में देखो क्या होता है कि ह्यूमन की जो हाइट हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। समबडी मे बी वेरी टॉल, कुछ लोग तो बहुत लंबे हो सकते हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन की तरह। कुछ लोग मेरे जैसे हो सकते हैं जो ना तो लंबे हैं ना तो बौने हैं, ठीक है। बट समबडी मे बी वेरी शॉर्ट और ड्वार्फ, तो वेरिएशंस तो हो गया भाई। यानी कि तुमने देखा क्या चीज कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कोई इतना लंबा है, कोई मीडियम हाइट का है
और कोई तो बिल्कुल ही छोटा है। तो क्या समझा तुमने? यानी कि ये वेरिएशंस है, यानी कि कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं एक ही स्पीसीज में, तो वो वेरिएशंस है। और अनदर एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक इज ईयरलोब, है ना। ईयरलोब मैं तुम्हें दिखाता हूं, ईयरलोब का एग्जाम्पल्स। ईयरलोब्स के बारे में एक और एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना। ईयरलोब, ये ईयरलोब क्या है भाई? अरे ये कान जो दिख रहा है ना, यही तो ईयरलोब है। तो ईयरलोब भी दो तरह का दिया गया है। एक होता है फ्री ईयरलोब, फ्री earlobe, and another will be attached earlobe, attached earlobe। ये देखो भाई, फ्री ईयरलोब, अटैच्ड ईयरलोब, व्हाट मीन्स दिस? तो देखो मेरे भाई, फ्री ईयरलोब का मतलब ये तुम्हें मैं बस कान में बनाओ कि आदमी भी बना दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देख लेता हूं कि इस बोर्ड पे कितना स्पेस दिख रहा है, उस हिसाब से मैं तुम्हें बनाऊंगा। अब देखो, तो चलो यहां मैं बना देता हूं, यहां पे बनाता हूं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो। ठीक है, ये यहां पे इसका तो ब्रेन होगा ही होगा। लो बना दिया मैंने। और उसके बाद यहां पे मेरे भाई इसका क्या होता है? कान होता है ना। अब तुम लोग देख रहे हो क्या चीज? तुम लोग क्या देख रहे हो? इसका जो कान दिख रहा है ना, यहां तक तो जुड़ा है, यहां तक लटका है। तो ये क्या है? फ्री ईयरलोब, फ्री ईयरलोब है। यानी कि ये जो देखो, मेरा भी फ्री ईयरलोब है, यहां पे लटका हुआ है। ये देख रहे हो ना, ये लटका हुआ है इधर से। लेकिन कुछ लोगों का देखोगे तो क्या होगा? ये जो लटकन है ना, वो ऐसे ही होगी। देखो इसमें कोई लटकन नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अरे भाई, ऐसा कहां दिख रहा है तुम्हें? ऐसा दिख रहा है क्या? तो ये फ्री हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा अटैच्ड ईयरलोब। तो मैं बताऊं कि ये भी तो वेरिएशंस हो गया। यानी कि तुमने देखा कि वेरिएशंस है ये, तो वेरिएशंस ह्यूमन बींग्स के सारे लोगों में है ना। सब में वेरिएशंस हो सकते हैं। चलो एक बात और करते हैं हम लोग। ये मुझे लगता है कि तुम्हें हेरिडिटी भी समझ में आ गया और वेरिएशंस भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि एक बार ही समझाऊंगा और ध्यान से समझना है ना। किसी भी तरह का डाइवर्जन करते हो, तुम्हारे दिमाग में डाइवर्जन आता है, तुम्हारी गलती है। दिस इज द रिवीजन क्लास, है ना। एंड वी विल स्टडी टू द पॉइंट एंड फैक्ट। ओके, सो अनदर टॉपिक। अब देखो मैं इसको हटाता हूं। अब देखो एक और चीज दिया है, एक्युमुलेशन ऑफ। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं यार, ये छोटा छोटा पता ना बच्चों को दिखाई देता होगा कि नहीं अच्छे से। लो मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, एक्युमुलेशन ऑफ
वेरिएशन क्या मतलब होता है भाई? एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, बस एक बार समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन बताओ तो। थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाए, यानी कि कोई बच्चा है, मान लो कि ये वो पैदा हुआ, दो बच्चे पैदा हुए, ये समझो ये एक व्यक्ति है, इसके दो बच्चे हैं, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, एक गोरा है, एक काला है, ठीक है। इसके पापा गोरे हैं, गोरे हैं, ये भी गोरे हैं, और ये इसका बच्चा गोरा हो गया, एक काला हो गया। फिर इसके बच्चे बने तो और काले हो गए, ये और काले हैं, समझो। फिर इनके बच्चे बने तो और काले हो गए। तो मतलब क्या हुआ? ये वेरिएशंस का एक्युमुलेशन हो रहा है भाई। एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, देख रहे हो ना? एकदम क्या हो गए, ये जो है ये पहले बिल्कुल गोरे थे, लेकिन इन्हीं की संतानें बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अलग हो गई, तो नई जाति बनने के कगार पे है ना? यानी कि अपनी जाति से बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर रख लेना, वो क्या हो जाएगा? वो अलग जाति कहलाने लगता है, समझे? आओ, तो ये क्या हो रहा है? एक्युमुलेशन। एक्युमुलेशन का मतलब थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और ये आगे चल के बदलाव बहुत बड़ा हो जाएगा, तो नई जाति कहलाने लगेगी। अच्छा एक बात देखो, अच्छा ये हेयर की बात कर लेते, बालों की बात कर लेते, मेरे भी बाल कम है, देख लो। तो क्या हुआ, ऐसा हो कि मान लो कि मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी के बाल थोड़े कम होंगे, फिर उनसे थोड़े मेरे पेरेंट्स के, मैंने पापा के बाल कम हुए होंगे, फिर मेरे अंदर तो पूरा ही गायब हो गया, देखो। और ऐसा ना हो कि मेरे जो बच्चे आए, ऑफस्प्रिंग्स आए, उनमें बाल हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है? एक्युमुलेशन हो रहा है, वेरिएशंस का एक्युमुलेशन है, और ये बहुत ही जरूरी है ना? अब पूछोगे कि बहुत ही जरूरी है क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी इसलिए है कि एक्युमुलेशन जब होता रहेगा वेरिएशंस के कारण, तो नई जाति बनती है, और नई जाति का बनना बहुत जरूरी है, पता है ना? नए इन्वायरमेंट में नई जाति फिट होती है, ठीक है? पुरानी जातियां नहीं फिट होती है। डायनासोर क्यों क्यों खत्म हो गया? क्योंकि अपनी बिरादरी में बदलाव नहीं कर पाया, ठीक है? वो नई जाति नहीं बना पाया, इसलिए वो खत्म हो गया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से नई जाति बनाते हैं, नया इन्वायरमेंट नई जाति। तो वेरिएशंस बहुत जरूरी है, ठीक है? बस इतना समझो। तो ये एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशंस है। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता जाए, तो एक बार ऐसा होगा कि बिल्कुल डिफर हो जाएगा बच्चा अपने माँ बाप से, एक दो जनरेशन के बाद तो बिल्कुल डिफर हो जाएगा और नई जाति बना लेगा। नई जातियों के विकास में क्या है, वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो एक दो और टॉपिक देखते हैं, छोटा छोटा, बस 2-4 मिनट का समय मुझे दे दोगे, बस मैं तुम्हें और भी कई सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं तुम्हारे, ठीक है? चलो ये देखो, मेंडल एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हेरिडिटी में है ना, नए हीरो की एंट्री होने वाली है। नए हीरो की मतलब मेंडल की एंट्री होने वाली है। मेंडल के बारे में सुनो, ठीक है ना? इन्होंने पहली बार बताया था कि माँ बाप के जो कैरेक्टर होते हैं, मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि माँ बाप के जो कैरेक्टर है बच्चों में जाते हैं। नहीं तो ऐसे भी अनपढ़ भी तो बोलता है इसकी नाक इसके पापा से मिल रही है ना? आए दिन तुम लोग ये बात सुनते रहते हो।
लेकिन पहली बार किसी साइंटिस्ट ने यह कहा कि माँ बाप के कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं, ठीक है, और वो थे मेंडल। आई बात समझ में ना? तो चलो दूसरी बात समझते हैं, इनके बारे में जानना है जिन्होंने इतनी बड़ी बात बताई है, ठीक है। अब देखो, मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। क्या ब्रेक लेना है भाई? ब्रेक ये लेना है कि इन्होंने कुछ टर्म समझाए, आप उनको पहले समझ लीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो बार बार वो टर्म आते रहेंगे और आप कंफ्यूज होते रहेंगे, है ना। तो चलो ये देखो, मेंडल्स ने कुछ टर्म्स दिए, उनको समझेंगे तभी पूरी कहानी को जान पाएंगे। कौन कौन सा टर्म है तो मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे एक टर्म है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा है जीन, तीसरा है डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट NANT, डोमिनेंट जीन, है ना। तीसरा है रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन, इसकी भी बात कर लेते हैं। चौथा है फिनोटाइप, फिनोटाइप, एंड पांचवा है, मैं कभी कैपिटल कभी स्मॉल लिख दे रहा हूं, जीनोटाइप, और छठा है F1 जनरेशन, है ना। सातवां है F2 जनरेशन। बस दिस मच हो गया भाई, आगे मैं नहीं लिखूंगा। अब इतनी सारे टर्मों को ही तुम्हें ठीक से समझना है, ठीक ना। इन टर्मों को ही समझ लिए ना तो हो गया कल्याण तुम्हारा। देखो, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, इन्हीं चीजों को समझना है। अच्छा, मैं एक फिगर बनाता हूं, इसी से समझा देता हूं क्रोमोसोम क्या है तुम्हें। आज के बाद कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, नोट करके रख लो ये। देखो, तुमको पता है कि दुनिया के जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज से बने हैं? सेल से बने हुए हैं, है ना। सेल से बने हुए हैं। जिस तरह से घर में ईंट लगे हुए उसी तरह से बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म की उस सेल से बनी हुई है। तो चलो एक सेल में लेता हूं, एक सेल में लेता हूं, सेल ले लिया मैंने। इस सेल के अंदर तुम लोगों को पता है ये जो होता है क्या है भाई, मुझे नाम भूल जाता है, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन देख लो, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, काफी पतला होता है और एक ही में उलझा होता है। तुम्हारे बस की बात नहीं है इसको सुलझाना, है ना। इसको सेल खुद ही सुलझाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। समझना है मेरी बात? इसको क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं, इसको DNA नहीं बोलते हैं, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। अब आओ, यही जो है आगे चल के, बस अब न्यूक्लियस में बनाता हूं, बस मैं न्यूक्लियस बनाया हूं यहां वाला ये। तो देखो, यही सेल आगे चल के क्या होता है, इसका जो धागे उलझा हुआ दिख रहा है, अब ये जो होता है छोटे हो गए, मोटे हो गए भाई, ये श्रिंक कर गए। श्रिंक का मतलब सिकुड़ गए, छोटे हो गए, मोटे हो गए। ये छोटे मोटे जब हो जाते हैं, इनको अब नाम इनका चेंज हो जाता है भाई, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब आया है तुम्हारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम ये रहा तुम्हारा। यदि तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे
कि बताओगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नॉट मोर थिन, ठीक है। अब उसके बाद से बताओगे कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में वही तो क्रोमोसोम है, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए होते हैं, इतना बता दोगे बस। अब चलो ये क्रोमोसोम हो गया। अच्छा एक सवाल बता दो मेरा, क्रोमोसोम तो देख लिया तुमने, क्रोमोसोम में देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं मेरे अंदर तुम्हारे अंदर, यानी ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो चलो तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं बता देता हूं कि ह्यूमन बीइंग में जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो होता है तुम्हारा 23 पेयर। याद रखना इसको, भूलना मत कभी, 23 पेयर, 23 जोड़ा। अब आओ क्रोमोसोम भी समझ में आ गया तुम्हें। तीसरी चीज दिया है जीन के बारे में समझेंगे। भाई एक क्रोमोसोम को यहां मैं लेता हूं, देखो एक क्रोमोसोम को यहां ले लिया, इस क्रोमोसोम के अंदर जो है ये धागे नुमा स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं? तुम समझ रहे हो कि जीन बोलने वाला हूं मैं, लेकिन मैं जीन कदापि नहीं बोलूंगा। ये जीन नहीं है भाई, ये डीएनए है, ये डीएनए है। अभी जीन से तुम्हारी मुलाकात इतनी आसान नहीं है, अभी तुम डीएनए में पहुंचे हो, डीएनए के पास पहुंचे हो। अब देखो ये जो डीएनए होता है ना, मैं इस डीएनए को यहां लेता हूं, देखो ये देखो ये डीएनए, ये मैं ले लिया डीएनए को, और डीएनए के छोटे छोटे जो भाग है ना, कई सारे ऐसे भाग हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। समझो कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन बनाएंगे उनको कहते हैं जीन। देखो अब ये जीन हुआ, ठीक ना, ये जीन हुआ, तो दो टर्म मैंने तुम्हें आसानी से समझा दिया। क्या चीज? कि क्या होता है क्रोमोसोम, क्या होता है जीन, ये तुम्हें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है ना। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद भूलना भूल ही जाओगे कि जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं भाई ना, पूछ के देखना किसी बच्चे से, बहुत ही तेज होगा, होनहार होगा, फिर भी कंफ्यूज होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस ग्राफ को देखने के बाद आज के बाद तुम भूलना भूल ही जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने बता दिया दो चीज, क्रोमोसोम और जीन बता दिया। अच्छा डोमिनेंट जीन क्या है? डोमिनेंट जीन क्या है ये समझो तो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, यहीं पे समझाता हूं। डोमिनेंट जीन का मतलब ये देखो, ये दो बता दिया मैंने, तीसरा बताता हूं डोमिनेंट जीन। ये देखो तो डोमिनेंट जीन को भी आसानी से समझो तो, एक ग्राफ के जरिए समझे तो। अब देखो एक हस्बैंड वाइफ में बनाता हूं, समझ में आ रहा है कौन वाइफ हो सकती है? पक्का समझ गए होगे तुम। ये देखो ये मेल है ना, ये मेल है, और ये मैं लिख देता हूं मेल, और ये जो है फीमेल है, ठीक है, फीमेल है। अब देखो जब इनके बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं भाई? सब जो होते हैं क्या होते हैं? सब अपने पापा जैसे हो रहे हैं, देखो तो सब बड़े बड़े हो रहे हैं, लंबाई बड़ी हो रही है इनकी, अपने मम्मी जैसे नहीं है, अपनी मदर जैसे नहीं है, देखो है ना। ये टॉल है, ये भी टॉल था, ये टॉल था, ये ड्वार्फ थी, मम्मी ड्वार्फ है, लेकिन बच्चे क्या हो गए? टॉल है, ये सारे बच्चे टॉल है। यानी कि पापा का जो कैरेक्टर है, पापा की जो लंबाई है वो डोमिनेंट है ना, वो डोमिनेंट जीन है भाई। पापा की जो लंबाई वाला जीन है ना वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी है, तभी तो बच्चों में दिख रहा है ना। मेरे पापा लंबे हैं तो मैं लंबा हो गया, ठीक है, मम्मी छोटी है तो मैं उनके जैसा नहीं हूं। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि पापा में जो क्या है, एक तरह से तुम्हारा जो लंबाई वाला जीन है वो क्या है? डोमिनेंट है, प्रभावी है।
और माँ का जो करेक्टर है, जो बौनापन है, यहां पे तो छिप गया ना बच्चों में दिख रहा है क्या? ठीक है, तो ये रिसेसिव है ना। तो जो टॉल वाला करेक्टर है वो डोमिनेंट है, जो करेक्टर बच्चों में नहीं दिखता है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो तुम बताओगे कि द करेक्टर विच विल बी एक्सप्रेस्ड इन द ऑफस्प्रिंग इज द डोमिनेंट करेक्टर, एंड द करेक्टर विच विल नॉट एक्सप्रेस इन द ऑफस्प्रिंग दैट इज नोन एज द रिसेसिव करेक्टर, वो रिसेसिव करेक्टर है भाई। बस इतना ही तो समझना है यार, और क्या समझना है ना। इस बात को तुम लोग लिख भी लोगे, है ना। जो बच्चों में दिखाई देता है वो करेक्टर, माँ बाप में से जो बच्चों में दिखाई देता है वो करेक्टर क्या है? डोमिनेंट करेक्टर है, और वो डोमिनेंट जीन के कारण है। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों समझ में आ गया। अब समझो तो फिनोटाइप कैसा है। एक टर्म दिया है फिनोटाइप, जबानी समझ लो, मैं लिखूंगा नहीं अब। फिनोटाइप का मतलब जो मेरा आउटर एक्सप्रेशन है, मैं मोटा हूं, पतला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, बौना हूं, ये मेरा फिनोटाइप है ना। जो बाहर से करेक्टर दिख रहा है तुम्हें वो क्या है? वो फिनोटाइप है। तुम बौने हो, मोटे हो, नाटे हो, गोरे हो, स्मार्ट हो, ठीक है, बेवकूफ हो, उल्लू हो, जो भी हो, तो ये क्या समझा रहा है तुम्हें? ये तुम्हारा फिनोटाइप है, बाहर से जैसे दिखते हो वही फिनोटाइप है। ठीक है ना। अब एक बात समझो और, फिनोटाइप भी समझ में आ गया। जीनोटाइप क्या होता है भाई? कि आखिर मेरी लंबाई ऐसे क्यों है, मेरी गोराई ऐसे क्यों है ना, मेरी बुद्धि ऐसे क्यों है? ये जीन के कारण है। तो जो मेरा लंबाई के लिए जिम्मेदार है, मेरे अंदर जो जीन बैठा हुआ है ना, मेरे तेज होने के लिए जो जीन है मेरे अंदर बेवकूफ होने के लिए जो जीन है, तो जो जीन है उसको जीनोटाइप कहेंगे। जीनोटाइप का मतलब हमारे अंदर के जीन, फिनोटाइप का मतलब हमारी आउटलुक, जैसा मैं दिखता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो F1 क्या है, F1 जनरेशन क्या है, लास्ट चल रहा है F1 जनरेशन। अरे भाई ये पापा है, ये क्या है, ये बच्चे हैं, मैं बी लिख दूं, ये बच्चे हैं दोनों, और ये इसके पापा है, ये इसकी मम्मी है। देखो, तो पापा और मम्मी से जो बच्चे बने हैं ये पहली पीढ़ी है ना, फर्स्ट जनरेशन है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग F1 जनरेशन, या फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। समझ गए ना? ठीक है, आई बात समझने, ये पहली जनरेशन है, यानी कि इनसे जब बच्चे बन रहे हैं तो पहली जनरेशन है। अब बताओ तो यदि इनके बच्चे बन जाए, मैं देख लूं एक बार बोर्ड पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, यदि इनके बच्चे बन जाए, इनके ही आपस में बच्चे बन जाए, देखो तो आपस में इनके बच्चे बन जाए, देखो ये छोटे छोटे बौने बौने में बच्चे बना रहा हूं फिर से, ये देखो तो ये इनके बच्चे बन जाए आपस में, तो क्या होता है? ये है F2 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन, और ये है तुम्हारा F2 जनरेशन। ठीक है ना। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और उसके बाद से मैं तुम्हें दिखा भी दूं, मुझे लग रहा है कि कैमरा को थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, लो। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, इस तरह से क्या रहा तुम्हारा, इतना सारा रहा। मैं इसी तरह से, है ना, मैं इसी तरह से तुम्हारे हर टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक्स पे मैं इस तरह के लेक्चर बनाता रहूंगा। ये रिवीजन है, इसको पढ़ो, रिवाइज करो, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहो। जल्दी ही तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। यू मस्ट ट्राई टू स्कोर बेटर, ओके, है ना। और जितना पॉसिबल हो उतना एक्सरसाइज हल करो, ठीक है ना। और तुम लोग वो क्या बोलते हैं, अनसॉल्व खरीद लो, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हाउ यू विल राइट इन एग्जाम्स, इसका स्किल बेहतर करो, तब तुम्हारे स्कोर बेहतर होंगे, है ना। यदि अच्छा मार्क आते हैं तो इन फ्यूचर तुम मोटिवेटेड रहोगे आगे। मेरे 10वीं में तो 90% मार्क आए हैं, मोर देन 95% मार्क आए हैं, तो तुम्हारा मोटिवेशन बना रहेगा। 12वीं में जाके 99% मार्क आएंगे, फिर आगे भी इसी तरह से मोटिवेटेड रहोगे तो एक दिन क्या बनोगे, नीट क्वालिफाई करोगे, MBBS बनोगे, इंजीनियर बनोगे।
ठीक है, लेकिन 10th में ही तुम्हारे रिजल्ट गड़बड़ आ गए, तो 10th में तो मेरा रिजल्ट इतना आया है ना, फिर 12th में भी वही डीमोटिवेटेड रहोगे, तो लाइफ टाइम डीमोटिवेटेड ही रहोगे। चलो, इसी के साथ आज का ये समाप्त हुआ, आगे फिर से हम लोग मिलते हैं। ओके।